देखिए सर, इस लेक्चर में हम वेव ऑसिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपने पुराने लेक्चर अगर नहीं देख रखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाके उन सब को देखिए। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से लेक्चर स्टार्ट कर रखे हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे ऐप का, ऐप से आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, फॉर ए सिस्टम टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर आपका कोई भी सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो बात ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन नहीं होती है वो, तो उस केस में वो क्या करता है, इनर्शिया और इलास्टिसिटी दोनों को पजेस करता है। इस बात का आपको ध्यान रहे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत आसान है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाली थी, तो क्या होती है, d²y/dt² बराबर -ω² y के बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, SI यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग के लिए भी हम देखते थे, और नेगेटिव डायरेक्शन में होता है बराबर फोर्स कांस्टेंट लगाओगे तो k ऑफ x विथ नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ से आप कांस्टेंट निकालोगे तो फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट यूनिट निकालते समय नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। न्यूटन पर मीटर कोई ऑप्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कह रहा है सर। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा है, तो पेंडुलम किस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे भी डिपेंड करेगा वो, और एक्सेलरेशन पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करेगा। टाइम पीरियड जो होता है ना, टाइम पीरियड जो होगा दोनों पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, किसका टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम, टाइम पीरियड किसकी बात कर रहा है, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सर दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड की जब आप सिंपल पेंडुलम के लिए बात करते हो तो कितना आता था, अगर आपको याद है, 2π√L/g ना। तो अब आप देखो खुद ही यहीं पे अंदाज़ा लगाओ कि दोनों पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रहा है। यहीं पे क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में SHM में ध्यान दीजिएगा, SHM में तो जो आपके पास टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, ध्यान दीजिएगा। और टोटल एनर्जी सिंपल जो हार्मोनिक मोशन होगा किसके प्रोपोर्शनल होती है, टोटल एनर्जी की बात करोगे तो वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड की। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें और आपको ध्यान रखने वाली यहाँ पे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा, ये कहना चाह रहा है ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इतना, स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है, उसको स्ट्रेच किया आपने 5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अनस्ट्रेस्ड पोजीशन, ऐसे पोजीशन तक किया कि वो उसके बाद अनस्ट्रेस्ड पोजीशन, मतलब उसके बाद जैसे आपने क्या किया, जैसे आप क्या करोगे, अगर खींचोगे तो एक पोजीशन ऐसी आती है, उसके बाद खींचने के बाद वो उसका पोजीशन वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, देन द वर्क डन ड्यू टू स्ट्रेच इट फर्दर टू अनदर 5 सेंटीमीटर इज, वो आगे आप 5 सेंटीमीटर और उसको स्ट्रेच करो तो उस पर किया गया कार्य आपको निकालना है सर। ठीक है, वर्क डन अगले उस पर कितना होगा वो निकालना है। तो सर ध्यान दीजिएगा, तो वर्क डन निकालने के लिए वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व रहता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो यहाँ पे तो आप सीधे निकाल सकते हैं ना। आपको कांस्टेंट दे रखा है तो U = पहले केस में U1 मान लेता हूँ मैं, U1 = 1/2 k x1 का स्क्वायर होगा। तो वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो U1 = कितना आएगा, 1/2 × k 5 × 10⁻³ k की वैल्यू है, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 सेंटीमीटर का मतलब 5 × 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 6.25 जूल लगभग, चेक कर लेना। ठीक है, मैंने सॉल्व किया है, ये इतना आया था, तो आप चेक कर लेना कि क्या पता इतना ना आएगा, इतना वैसे। U2 सेकेंड केस में निकालोगे तो आप कितना आएगा, 1/2 k x2 का स्क्वायर, तो 1/2 k इंटू k मतलब कितना है, यही होगा फोर्स कांस्टेंट, तो 5 × 10⁻³ इंटू x2 कितना है सेकंड केस में
वर्क डन स्ट्रेच्ड फर्दर अनदर 5 सेंटीमीटर, अनदर 5 सेंटीमीटर का है ना, तो अनदर 5 सेंटीमीटर मतलब एक 5 सेंटीमीटर तो था ही था, अनदर 5 सेंटीमीटर मतलब 5 5 10 हो जाएगा ये, तो 10 गुणा 10 की घात माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रहे, आपको अनदर 5 लिखा है ना उसने। तो जब सर इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 25 जूल। ठीक है, तो आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन स्ट्रेच करने में कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 25 माइनस 6.25 को सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 18.75 जूल। ठीक है, ये तो आएगा 18.25 है ना, क्योंकि 75 इसलिए लिखा बोला मैंने। ठीक है, इतना 18.75 जूल इसका वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है सर। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोई पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी विथ एन एंगुलर वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3.5 रेडियन पर सेकंड कॉमा इतना, मतलब ये दे रखा है एंगुलर वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन दे रखा है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन निकालना है सर, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पे आपको निकालना है। आप जानते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आएगा, ए मैक्सिमम अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्या निकालना है आपको, देखो द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन निकालना था ना। ठीक है, तो यहाँ से निकालो आप, कितना आएगा, ए मैक्सिमम कितना है 7.5 अपॉन कितना आएगा 3.5 गुणा 3.5 आएगा ये। ठीक है, तो सारे शून्य हटाते हो तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू 0.612 लगभग 61, हाँ यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपके पास इतना, ये सही रखा है ना मैंने, 3.5 ही तो है, 3.5 रेडियन पर सेकेंड, तो ये 0.61 मीटर ये क्या आ जाएगा आपका, जो आपको एम्पलीट्यूड निकालना है वो एम्पलीट्यूड इतना मिल जाएगा सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसमें इतना ही तो कह रहा था ये, हमें ये तो निकालना था ना, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज तो कह रहा था, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इतना। अब देखो अगला क्वेश्चन ये क्या कहना चाह रहा है, इसको पढ़ते हैं हम पहले। ए मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्प्रिंग पे मास लगा है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। क्या कर रहा है वो, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है सर। तो ये क्या कहना चाह रहा है देखते हैं, सिंपल हार्मोनिक एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द बॉडी इज एट हाफ द एम्पलीट्यूड फार फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, जब आपका मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड इतना हो, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी विल बी, कितना हो जाएगा, इंपॉर्टेंट डाल लो इसको, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो सर ये क्वेश्चन भी आपको इसको करने के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पता हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है 1/2 m इंटू, क्योंकि रोटेशन भी है उसमें, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है 1/2 m इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, 1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो वो रेशियो निकालो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ पे आप जब निकालोगे तो ये सारी क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगी, केवल आपके पास बचने वाला है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करो तो आर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बचेगा ये। अब यहाँ पे एक्स का मान देखो, ए मास सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग एग्जीक्यूट व्हेन बॉडी इज एट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट कितना है, r/2 है, r/2 के इक्वल एक्स है। तो रख दो, एक्स को r/2 रखोगे तो वो r से r कैंसिल होगा, तो आपके पास कितना मिलेगा, ये 1/1/2 r/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, मतलब ये ऊपर जाएगा r कैंसिल,
4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 3। मतलब इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब 3 आ रहा है, मतलब क्या होगा इसका, कौन सा ऑप्शन सही होगा फिर, 3/1। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो होगा, यही तो कह रहा है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो 3:1 होगा। ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो मैंने सॉल्व किया, 3/1 आया। तो 3/1 का मतलब कितना हो गया, तो 3 आ रहा है, मतलब 3/1 लिखूंगा उसको, तो 3:1 इसका आंसर मिल जाएगा मुझे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यही तो कह रहा था, मास सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन बॉडी इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फार फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड का हाफ डिस्टेंस पे हो। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को एक्स कहते हैं। वो जो एम्पलीट्यूड होता है आर से नोट कर रखा, तो r/2 के बराबर है। ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, मतलब जो पूछ रहा था वो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे सर। ठीक, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ए बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है ए बॉडी ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग हैज़ टाइम पीरियड इक्वल टू 4 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना है, 4 सेकेंड का है। स्प्रिंग से सस्पेंडेड मास है तो टाइम पीरियड 4 सेकेंड का है। नाउ अनदर बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम सस्पेंडेड along with the body of mass m and time period increased by 2 सेकेंड। टाइम पीरियड को इंक्रीज कर दिया गया है। क्या, क्वेश्चन को जरा ढंग से पढ़िए। कोई बॉडी है और मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग, टाइम पीरियड इक्वल टू 4 सेकेंड है। नाउ अनदर बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम सस्पेंडेड अलॉन्ग विथ एक और बॉडी को उस पर सस्पेंड किया गया जिसका मास m है। टाइम पीरियड इंक्रीज बाय 2 सेकेंड। तो अगर टाइम पीरियड को 2 सेकेंड बढ़ा दिया जाए तो मास कितना होगा हमें निकालना है। कैसे निकालें, फिर इसमें ऑप्शन तो दे रखे हैं, कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की, कैसे करें देखिएगा। तो सर इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π√, क्या होता है, m दिया है तो m/k होगा। ठीक है, m/k। तो t1 पहले केस में हम ले लेते हैं, t1 इज इक्वल टू कितना होगा सर, 2π√, m/k ही होगा, 2 इतना। एंड t2 जब मैं लूँगा तो t2 कितना, 2π√, एक और क्या कह रहा है, मास 1 किलोग्राम ऐड कर दिया उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, m+1/k, m+1/k। तो सर यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, t2 का स्क्वायर और t1 के स्क्वायर का रेशियो निकालता हूँ। तो कितना आ जाएगा, m+1/m आ जाएगा, क्योंकि और तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अब यहाँ से देखो ये आपको मिला। अब जो वैल्यू दे रखी है वो रख दो आप। टाइम पीरियड पहले केस में दे रखा है, t1 का मान दिया है उसने कितना, t1 इज इक्वल टू 4 सेकेंड दिया देखो, और t2 कितना होगा, नाउ अनदर इतना सस्पेंडेड बॉडी मास m, टाइम पीरियड इंक्रीज 2 सेकेंड इंक्रीज कर दो, मतलब 4 सेकेंड तो सही था, 2 सेकेंड और इंक्रीज कर दिया तो कितना आ जाएगा, 6 सेकेंड। तो इसमें रखो सर। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ये जो वैल्यू मिलेगी t2 स्क्वायर हमें निकालना, m है ना, तो m+1/m की जो वैल्यू आएगी, m+1/m की जो वैल्यू आएगी, t2 स्क्वायर कितना है, 36, और अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 36 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 16 ना, 36/16 ही तो आएगा ये। तो 2 सही कर रहा हूँ मैं, गलत क्यों हो रहा है, अरे 16 है ना ये, सॉरी मैंने गलत कर दिया ना, ये 36/16 है ना, 2 से काटोगे तो ये 18 बार, ये 8 बार कटेगा। ठीक है, फिर 2 से काटो ये 4 बार, ये 9 बार कटेगा। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लो इसको, m+1 इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, m+1 इज इक्वल टू 9/4m। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 4m - 9/4m इज इक्वल टू माइनस का 1, तो 4 माइनस का 5m, 5m माइनस माइनस कट जाएगा 5, जब भाग करोगे
5m ना, तो -5m/4 ना, ये तो आ रहा है 4, 8.8 के बराबर आएगा सर ये। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, मेरे को लग रहा है कि 0.8 ही आएगा ये। ठीक है, 0.8 किलोग्राम के बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ सेकंड में दे रखा है, किलोग्राम में दे रखा है, तो आपके पास ये मास जो आ जाएगा 0.8 किलोग्राम आ जाएगा। चेक कर लेना एक बार। ठीक है, इतना ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन देखिए सर, ए पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगेन ए पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। The time taken by it cover a displacement equal to half of its amplitude from the mean position is। mean position से एम्पलीट्यूड के हाफ अगर इतना टाइम टेकन हमें टाइम निकालना है, मतलब यहाँ से। ठीक है, ये इस सेकंड में दे रखा है। पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, पीरियड 2 सेकेंड उसका टाइम पीरियड दे रखा है। तो इसका मतलब जो गिवन है पहले उसको ले लेते हैं हम। जो हमें दिया है t = कितना दे रखा है सर, 2 सेकंड का दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट को y से डिनोट कर देता हूँ, तो वो हाफ ऑफ टाइम पीरियड कह रहा है ना। इट कवर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को r से डिनोट किया मैंने, तो r/2 हो गया। ठीक है, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। अब सर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है r sin ωt। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। r sin ωt मतलब r sin 2π/t × t, यही तो आएगा। और ये जो y डिस्प्लेसमेंट दिया है r/2 दिया है, ऐसा फॉर्मूला इसलिए लगाया ना, r से r कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे sin πt का मान जो मिल जाए, साइन कितना आएगा, ये 2π t है ना, 2π/t का मतलब हाफ कह रहा ना, 2 सेकंड दे रखा है। t का मान, कैपिटल T का मान 2 सेकंड लिख दो आप। 2 से 2 कट गया, तो sin πt का मान जो आया आपके पास 1/2 आ रहा है। 1/2 को कितना लिख सकता हूँ, sin π/6 = sin πt मिलेगा मुझे। ठीक है सर, तो यहाँ से π/6 की वैल्यू जो आ जाएगी, πt आ जाएगी, तो t का मान जो आ जाएगा 1/6 क्या सेकंड में आ जाएगा। स्मॉल t निकालना था ना, 1/2 सेकंड इसका टाइम t का मान आ जाएगा। t ही तो निकालना था हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे सर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ए सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड t1। यहाँ पे सिंपल पेंडुलम जो है जिसका टाइम पीरियड कितना रखा है, सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड t1 व्हेन ऑन द अर्थ सरफेस एंड t2 व्हेन हाइट r अबव द अर्थ सरफेस। t1 टाइम पीरियड है अर्थ सरफेस पे, जब हाइट बढ़ा दी जाती है कितनी, तो टाइम पीरियड कितना हो जाता है, t2 हो जाता है। कह रहा ना, टाइप ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम का क्या कहता है, इतना हो जाता है, यही तो कह रहा है जी। ए सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड t1 व्हेन अर्थ सरफेस t2, और t2 हो जाता है जब कहाँ, इतने डिस्प्लेसमेंट पे होगा तो t2 हो जाता है, कह रहा है। ठीक है, किस डिस्प्लेसमेंट पे t2 हो जा रहा है, r दूरी पे अर्थ सरफेस से, r हाइट r अबव द अर्थ सरफेस। r इज रेडियस ऑफ अर्थ, r जो है रेडियस है अर्थ का। तो क्या निकालो, कह रहा है द वैल्यू ऑफ t2/t1। कैसे निकालें फिर इसको सर, t2/t1 का रेशियो हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, देखो कोशिश करते हैं करने की। हम जानते हैं t1 = 2π, मतलब t = 2π√L/g होता है। ठीक है, जहाँ पे g की वैल्यू अगर हम बात करें, यहाँ पे g का मान कितना होगा, gm/r², क्योंकि अर्थ का रेडियस दे रखा है उसमें। h हाइट अगर है तो h हाइट पे वो जो वैल्यू दे रखी है r दे रखी है, तो g की वैल्यू h हाइट पे जब मैं निकालूंगा तो g/ क्या होती है, 1 + h/r का होल स्क्वायर होती है ना, पढ़ा है हमने। तो ये r दे रखी है, तो r से r कटेगा, तो g/2 का होल स्क्वायर मतलब g/4 हो जाएगी। h हाइट पे
जी का मान g/4 हो जाएगा। तो अब T2 निकालो, तो T2 की वैल्यू कितनी होगी सर, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, इसी फॉर्मूले में रख रहा हूँ, L/G, और g का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, मतलब GH होगा ना, इसको तो इक्वेशन 1 ले लिया मैंने। अब उसने कहा था कि h हाइट पे, h हाइट मतलब r हाइट पे, तो g का मान यहाँ पे निकालो, GH होगा कहा मैंने, तो GH g/4 आ रहा है सर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4L/G, मेरे ख्याल से इतनी हो जाएगी। अब देखो सर T2 इतना आ गया, ठीक है, उसको 2 को भी बाहर ले आता हूँ, तो आ जाएगा 2 × 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। ऐसा करके क्या करा मैंने, ये T2 आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज T2 हमें क्या मिला, देखो तो दिस इम्प्लाइज T2 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ T1 टाइप का मिल रहा है, देखो तो, क्योंकि T1 इतना है, देखो 2 पाई अंडर रूट L/G, तो 2 पाई अंडर रूट L/G को T2 बराबर 2T, T2 बराबर 2T1। तो ये कह क्या रहा था, T2 और T1 का रेशियो निकालो कह रहा है, तो कितना आ रहा है, 2/1, मतलब T2/T1 बराबर 2 आ रहा है, कहने का मतलब है, तो 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से, यही होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं कि एच हाइट पे कितना होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही है। क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 16 जूल। काइनेटिक एनर्जी 16 जूल है व्हेन इट इज इन इट्स मीन पोजीशन पे। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 25 सेंटीमीटर एंड द मास ऑफ पार्टिकल इज इतना किलोग्राम, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको निकालना है। तो कितना आएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, वो निकालना है आपको। देखिए ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको इस केस में निकालना है। सर पहली बताओ, मीन पोजीशन से जब आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है 1/2 m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये तो होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो 1/2 m तो ऐसे ही रहा, इंटू ओमेगा की वैल्यू रख देते। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई का होल स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये तो होता है इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो निकाल दो, टी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 2 पाई स्क्वायर गुणा m इंटू आर स्क्वायर अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हमें, ये तो k था ना, तो कितना k, अब k का मान तो नहीं दिया है शायद, इसने दिया है, एग्जीक्यूटिंग 16 जूल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो 16 दे रखिए, तो ये 2 पाई स्क्वायर इंटू m मतलब पार्टिकल ऑफ इतना किलोग्राम 5.12 किलोग्राम गुणा 25 गुणा 10 की घात, m इतना दे रखा है ना, r 25 सेंटीमीटर ना, तो 25 सेंटीमीटर मतलब 25 गुणा 10 की घात -4 है ना, ये तो आएगा यार, ये 25 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन 25 सेंटीमीटर, आर वही तो है, -4 अपॉन कितना 16, पाई में आंसर आ रहा है इसका, है ना। तो पाई, एक पाई हमारा एक्स्ट्रा आ रहा ना, तो फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। अच्छा हाँ सही तो है, पाई स्क्वायर आना चाहिए ना, क्योंकि फिर यहाँ टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही ना, टी स्क्वायर बराबर इतना आ रहा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे खुद, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका आंसर मेरे ख्याल से ये आ रहा है, π/25 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लेना यार, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा। मैं एक जनरल सा आइडिया आपको बता रहा था, एग्ज़ाम में टफेस्ट लेवल का क्वेश्चन भी बता दिया मैंने, इससे ज़्यादा इतना डीप पूछेगा नहीं वो, फिर भी क्वेश्चन तो करा ही दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसे होगा वो क्वेश्चन एग्जाम में, हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछे फॉर्मूला क्या बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, ये फॉर्मूला पूछ सकता है। अगर न्यूमेरिकली वैल्यू सॉल्व ना करवाए तो ये फॉर्मूला तब भी वो पूछ सकता है। तो न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं आप और फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं वहाँ से।